नेक्स्ट है बच्चों सीरीज एलसीआर सर्किट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके पहले हमने कुछ सर्किट डिस्कस किए थे, जैसे हमने प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट डिस्कस किया, उसके बाद हमने प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट को डिस्कस किया और उसके बाद प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट को हमने डिस्कस किया। ये 3 सर्किट हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम पर। अब नेक्स्ट जो है वो है सीरीज एलसीआर सर्किट, राइट। यहां पर आप देखिए सीरीज एलसीआर सर्किट में ये 3 कंपोनेंट यहां पर लगे हुए हैं। एक लगा हुआ है इंडक्टर जिसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस सी है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और तीनों जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। वोल्टेज सोर्स जो है बच्चों, अप्लाइड वोल्टेज सोर्स हमने लगाया है यहां पर V = V0 sin ओमेगा टी, ठीक है। L के ऊपर जो वोल्टेज आया उसको हमने VL बोल दिया, C के ऊपर जो वोल्टेज आया उसको हमने VC बोल दिया और R के ऊपर जो वोल्टेज आया है उसको हमने VR बोल दिया। हम जानते हैं सीरीज में, जैसा कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, सीरीज में करंट सेम होता है लेकिन डिफरेंट कंपोनेंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करेगा कि उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो यहां पर भी वैसा ही है, ये सीरीज एलसीआर सर्किट है। सभी कंपोनेंट में करंट की वैल्यू जो है वो सेम होगी बच्चों, लेकिन वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होगा। तो यहां आप देखिए इन सीरीज एलसीआर एसी सर्किट द एसी करंट एट ऑल पॉइंट्स इन अ सर्किट हैज द सेम एम्पलीट्यूड एंड फेज, बट द वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट एलिमेंट्स विल हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज, राइट। अब यहां पर आप देखिए हमने इंडिविजुअल जब कंपोनेंट हमने डिस्कस किए थे एसी में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने क्या देखा था कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने क्या देखा था, वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 आगे होता है। और इसी तरह से हमने प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट में बात की थी तो वहां पर वोल्टेज करंट से π/2 पीछे होता है, ये हमने वहां पर डिस्कस किया था। तो आप देखिए इंडक्टर में अगर मैं बात करूं बच्चों तो यहां पे ये है इंडक्टर पे वोल्टेज हो गया और ये करंट है, करंट सब में सेम ही होगा। और यहां पर मैंने पीक वोल्टेज और पीक करंट लिया है, तो पीक करंट तो I0 हो गया और पीक वोल्टेज जो है, क्योंकि ये V0L है, इसका मतलब ये L पर इंडक्टर पर पीक वोल्टेज है, V0C जो है वो कैपेसिटर पर पीक वोल्टेज है और V0R जो है वो रेजिस्टेंस पर पीक वोल्टेज है। तो यहां आप देखिए हम जानते हैं कि इंडक्टर में वोल्टेज जो होता है वो करंट से π/2 आगे होता है, तो हमने π/2 आगे दिखा दिया, राइट। यहां पर आप देखिए कैपेसिटर में वोल्टेज जो होता है वो करंट से π/2 पीछे होता है, तो π/2 पीछे हमने दिखा दिया। इसको आप देखिए π/2 आगे है इस तरह से, यहां पर ये π/2 पीछे हो गया, राइट। और रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, तो हमने एक ही डायरेक्शन में दोनों को दिखा दिया। अब हमें यहां पर क्या करना है बच्चों, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भाई सीरीज एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस का फॉर्मूला डिराइव कीजिए और वोल्टेज का फेजर डायग्राम या इंपीडेंस का फेजर डायग्राम बनाइए। और वोल्टेज की इक्वेशन आपको दी हुई रहेगी और आपको करंट की इक्वेशन वहां पर निकालनी होगी। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो वही हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। हमें वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है V = V0 sin ओमेगा टी और हमें करंट की इक्वेशन यहां पर निकालनी है। तो यहां देखिए वोल्टेज जो हमने लिया है V = V0 sin ओमेगा टी, वोल्टेज हमने ले लिया अप्लाइड वोल्टेज। करंट जो है वो सभी एलिमेंट्स में या सभी कंपोनेंट में सेम करंट फ्लो होगा। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस R, रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा बच्चों, V0R = I0R। अगर मान लीजिए मुझे RMS वैल्यू निकालनी है किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा VR और ये RMS, रेजिस्टेंस के अक्रॉस RMS वैल्यू। तो मुझे करना क्या होगा, बस करंट की वैल्यू को हमें RMS लेना होगा और R सेम फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। अगर मान लीजिए मुझे L पर RMS वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा बच्चों, I RMS × XL। XL क्या है, उसका रिएक्टेंस है, किसका, इंडक्टर का, राइट। और XL की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ओमेगा L के बराबर। इसी तरह से VC जो है VC RMS = क्या हो जाएगा, I RMS × XC के बराबर। तो इस तरह से अगर मुझे RMS वोल्टेज निकालना है तो फिर मुझे करंट भी यहां पे RMS लेना होगा। यहां पर
मैं मैक्सिमम वोल्टेज की बात कर रहा हूं, मतलब मैं पीक वोल्टेज की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आप देखिए V नॉट आर इज इक्वल टू, V नॉट आर का मतलब क्या हुआ, आर पर पीक वोल्टेज, तो I नॉट आर के बराबर हो गया। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया V नॉट एल से, तो ये हो गया I नॉट एक्सएल के बराबर। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C, तो V नॉट C से हमने उसको रिप्रेजेंट किया और ये हो गया I नॉट एक्स सी के बराबर। अब फेजर डायग्राम की हेल्प से, वोल्टेज फेजर डायग्राम की हेल्प से हमें क्या करना है बच्चों, इंपीडेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए, राइट। तो फेजर डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए। हमने पहले भी बात की थी कि फेजर डायग्राम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फेजर डायग्राम इसका किस तरह से बनेगा। हमने यहां पर 3 कंडीशन ली है बच्चों। पहला जो कंडीशन है, हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा हमने मान लिया है। केस फर्स्ट है, हम 3 केस डिस्कस करेंगे इसमें। पहले केस में हमने लिया है एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी, सेकंड केस में हम बात करेंगे एक्सएल लेस देन एक्ससी, और थर्ड केस में हम बात करेंगे एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। तो हमने फर्स्ट केस ले लिया कि एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी है, राइट। करंट जो है वो सभी में सेम रहेगा। तो अगर मान लीजिए मैं आई नॉट से मल्टीप्लाई कर देता हूं एक्सएल को भी, और आई नॉट से मैंने एक्ससी को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई नॉट एक्सएल जो है वो आई नॉट एक्ससी से ज्यादा होगा। और आई नॉट एक्सएल को मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, वी नॉट एल, और आई नॉट एक्ससी को मैं बोल सकता हूं वी नॉट सी के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि इंडक्टर पे जो वोल्टेज होगा वो कैपेसिटर पर वोल्टेज से ज्यादा होगा, राइट। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर फेजर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो फेजर डायग्राम में आप देखिए, सबसे पहले हमने एक्स और वाई एक्सिस यहां पे दिखा दिया है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। अब हम क्या करेंगे, करंट जो है, करंट तो सभी एलिमेंट्स में सेम ही होगा, राइट। और सभी एलिमेंट्स में करंट का जो फेज है वो सेम होगा। तो यहां पर आप देखिए, हमने एक्स के अलोंग हमने करंट को दिखा दिया, और क्योंकि हम फेजर डायग्राम जो बना रहे हैं वो पीक वोल्टेज में और पीक करंट में बना रहे हैं, तो सभी हमें पीक वोल्टेज ही लेना है और सभी में हमें पीक करंट लेना है, राइट। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर एक्स के अलोंग मैंने आई नॉट दिखा दिया। अब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज होता है वो करंट की ही डायरेक्शन में होता है, मतलब सेम फेज में होते हैं रेजिस्टेंस पर। तो हमने वी नॉट आर मतलब पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस उसी डायरेक्शन में मिला दिया हमने, राइट। उसी डायरेक्शन में होगा ये, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इंडक्टर पे जो वोल्टेज होता है वो करंट से π/2 आगे होता है। तो करंट तो ये रहा एक्स एक्सिस पे, तो π/2 आगे का मतलब वाई एक्स पे दिखाना है, तो वी नॉट एल जो है वो वाई एक्स पे दिखा दिया। और यहां पर ये जो है ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया वी नॉट एल का, मतलब एल पर पीक वोल्टेज। वी नॉट सी जो होता है, एक चीज ध्यान रखना है बच्चों, एल पर जो वोल्टेज होता है और सी पर जो वोल्टेज होता है उनका नेचर अपोजिट होता है। नेचर अपोजिट का मतलब है, अगर एल पर वोल्टेज को हमने पॉजिटिव माना है तो सी पर जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं वी नॉट सी को मुझे कहां दिखाना है, नीचे की तरफ। अब क्योंकि वी नॉट एल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है वी नॉट सी से, तो वी नॉट एल को हमने इतना दिखाया है और वी नॉट सी को हमने ये दिखाया है, ठीक है बच्चों, राइट। अब यहां पर आप देखिए, क्योंकि इन दोनों का नेचर जो है वी नॉट एल और वी नॉट सी का नेचर अपोजिट है, तो वी नॉट एल और वी नॉट सी का रिजल्टेंट जब मैं निकालूंगा तो रिजल्टेंट में क्या करूंगा बच्चों, में डिफरेंस कर दूंगा। तो आप देखिए, वी नॉट एल में से मैंने वी नॉट सी को माइनस कर दिया, तो ये रिजल्टेंट इन दोनों का वी नॉट सी और वी नॉट एल का रिजल्टेंट मुझे किधर मिलेगा, वी नॉट एल की डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी के बराबर मिलेगा, राइट। तो पहले तो मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, ठीक है बच्चों। वी नॉट आर यहां पर है, अब मुझे जो रिमेनिंग ये बचा हुआ है और ये जो है इनका रिजल्टेंट में निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, यहां पर आप देखिए, ये वी नॉट आर है, इसको मैं वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी कह सकता हूं। तो ये जो फेजर है, ये जो एरो है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट पीक वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तीनों के ऊपर मिला के जो पीक वोल्टेज हुआ है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा, और तीनों के ऊपर मिला के जो पीक वोल्टेज है उसको हमने बोला है वी नॉट एल सी आर, और यही एक तरह से वी नॉट के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो एक तरह से ये जो वी नॉट है बच्चों, ये क्या है, वो पूरे सर्किट का रिजल्टेंट पीक वोल्टेज है, और उसी को मैं वी नॉट एलसीआर भी बोल सकता हूं, मतलब एलसीआर सर्किट का रिजल्टेंट पीक वोल्टेज, राइट। यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा इसको तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे इंपीडेंस मिल जाएगा। तो आप देखिए,
यहां पर करंट तो x डायरेक्शन में है और रिजल्टेंट वोल्टेज पीक वोल्टेज मिला मुझे फाई एंगल आगे। ठीक है, अब मुझे इंपीडेंस का फॉर्मूला निकालना है। तो यहां देखिए फ्रॉम फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम से मैं क्या बोल सकता हूं, V नॉट LCR इज इक्वल टू V नॉट R, मतलब एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो V नॉट R का स्क्वायर प्लस ये जो है V नॉट L माइनस V नॉट C है, तो डेफिनेटली ये भी V नॉट L माइनस V नॉट C होगा। तो V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट L माइनस V नॉट C का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, राइट। अब V नॉट R किसके बराबर होता है, V नॉट R अभी हमने बात की थी I नॉट R के बराबर होगा। V नॉट L जो है वो I नॉट XL के बराबर होगा और V नॉट C जो है वो हो जाएगा I नॉट XC के बराबर। ये वैल्यूज हमने यहां पर पुट कर दी है। तो V नॉट LCR मतलब सीरीज LCR सर्किट पर रिजल्टेंट पीक वोल्टेज क्या हो जाएगा, I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर होगा और I नॉट XL माइनस I नॉट XC का होल स्क्वायर हमने यहां बोल दिया। तो यहां पर I नॉट जो है हमने यहां पर बाहर लेंगे, तो बाहर यहां पे I नॉट स्क्वायर है, तो बाहर जब आएगा यहां पर एक, यहां से इसके जस्ट बाद में मैं एक स्टेप और यहां पे बढ़ा सकता हूं। V नॉट LCR जो होगा वो जाएगा एक तरह से, I नॉट तो बाहर आ गया बच्चों और यहां पर आपको मिलेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, राइट। अब यहां पर आप देखिए V नॉट LCR में डिवाइड कर दिया मैंने I नॉट से, तो V नॉट LCR अपॉन I नॉट इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये मिल जाएगा हमें, राइट। अब हम जानते हैं कि वोल्टेज अपॉन करंट किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर। तो यहां पर V नॉट LCR अपॉन I नॉट किसके बराबर होगा, Z, और Z क्या है यहां पर, सर्किट का इंपीडेंस, या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं कि जो सीरीज LCR सर्किट है उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी मैं कह सकता हूं। इंपीडेंस का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, राइट। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहां देखिए R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपको इंपीडेंस मिल गया। ठीक है, तो यहां पर हमने किससे निकाला, ये वोल्टेज फेजर डायग्राम हमने बनाया, फिर वोल्टेज फेजर डायग्राम की हेल्प से हमने क्या निकाला है यहां पर, Z इंपीडेंस निकाल लिया। तो Z क्या है यहां पर बच्चों, इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफ सीरीज LCR सर्किट टू ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में जो ऑपोजिशन क्रिएट कर रहा है, इफेक्टिव ऑपोजिशन क्रिएट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंपीडेंस बोलेंगे। इट इज कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, और इंपीडेंस ऑफ द सीरीज LCR सर्किट इज गिवन बाय, ये फार्मूला आपको याद रखना है बच्चों। और ये फार्मूला डिराइव करने के लिए आपको पूछा जाता है किससे डिराइव करना है, ये वोल्टेज फेजर डायग्राम से। तो Z इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब यहां से मुझे फाई की इक्वेशन मतलब फाई की वैल्यू निकालनी है, तो फाई की वैल्यू मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। देखिए tan फाई क्या हो जाएगा, यहां से tan फाई। वोल्टेज फेजर डायग्राम को देखने से हमें ये तो मालूम पड़ ही रहा है कि वोल्टेज जो है ये रिजल्टेंट वोल्टेज है और ये रिजल्टेंट करंट हो गया। तो रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो करंट से फाई एंगल से आगे है। अब उस फाई एंगल की वैल्यू क्या होगी वो मुझे निकालना है, तो मैं फेजर डायग्राम से निकाल सकता हूं। तो tan फाई इज इक्वल टू मैं क्या बोलूंगा, V नॉट L माइनस V नॉट C अपॉन V नॉट R, ये हो जाएगा, होगा बच्चों। अब यहां देखिए tan फाई को मैं और क्या लिख सकता हूं, देखिए आप V नॉट L को मैं क्या लिखूंगा, I नॉट और XL माइनस ये हो जाएगा I नॉट XC और ये हो जाएगा I नॉट और R के बराबर। तो यहां से tan फाई जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा XL माइनस XC बाई R के बराबर। ठीक है बच्चों, अब मुझे फाई निकालना है, तो फाई मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। तो फाई इज इक्वल टू क्या बोल दूंगा मैं, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। तो कितने एंगल से वोल्टेज करंट से आगे होगा उस एंगल की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं। अगर मुझे cos फाई निकालना हो तो cos फाई क्या हो जाएगा, देखिए आप cos फाई इज इक्वल टू, ठीक है, cos फाई इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं यहां पर cos फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहां पर, ये हो जाएगा V नॉट R अपॉन हाइपोटेनियस V नॉट LCR, राइट। अब V नॉट R जो है इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों, I नॉट और R के बराबर, और V नॉट LCR क्या हो जाएगा,
वी नॉट LCR का मतलब क्या हुआ, पूरा जो सर्किट है, राइट, LCR जो सर्किट है उसका रिजल्टेंट पीक वोल्टेज। तो रिजल्टेंट पीक वोल्टेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपीडेंस लेना पड़ेगा। पूरे सर्किट का इंपीडेंस क्या है, तो आई नॉट से आई नॉट अगर कैंसिल हो गया तो cos फाई कितना बचेगा हमारे पास, R/Z के बराबर। तो cos फाई की भी जरूरत हमें पड़ती है बच्चों क्वेश्चन में, इसलिए cos फाई की वैल्यू तो R/Z हो जाएगा और tan फाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं XL - XC/R से। कब, जब XL ग्रेटर देन XC हो। तो ये तो हमने निकाला वोल्टेज फेजर डायग्राम से। अब मैं इंपीडेंस फेजर डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो इंपीडेंस फेजर डायग्राम किस तरह से बनेगा, क्योंकि इंपीडेंस फेजर डायग्राम की हेल्प से भी कई बार Z को निकलवा सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट आप देखिए यहां पर इंपीडेंस फेजर डायग्राम में XL और XC का नेचर जो होता है बच्चों वो अपोजिट होता है। XL को अगर मैंने पॉजिटिव वाई पे दिखाया तो XC को हम नेगेटिव वाई पर दिखाएंगे, राइट, और R को हम दिखाते हैं X के अलोंग। तो यहां पर आप देखिए, क्योंकि हमने बोला है कि XL ग्रेटर देन XC है, हमने केस लिया है XL ग्रेटर देन XC, तो XL को हमने पॉजिटिव वाई पे दिखा दिया। XC का मैग्नीट्यूड कम है तो इसकी जो लेंथ है वो भी कम हो गई। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, XL - XC, और किधर होगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि XL की वैल्यू ज्यादा है। R हमने कहां दिखाया, X एक्सिस पे, राइट। तो अब आप देखिए ये तो हो गया R, XL - XC यहां से यहां तक का है तो इसको भी मैं XL - XC बोल सकता हूं, और ये हो गया Z। अगर मान लीजिए मैं रिएक्टेंस में और रेजिस्टेंस में फेजर डायग्राम बनाता हूं तो रिजल्टेंट मुझे क्या मिलेगा, इंपीडेंस मिलेगा, राइट। तो यहां पे आप देखिए Z क्या हो गया, इंपीडेंस। अब Z में सीधा यहां से निकाल सकता हूं, Z = आप देखिए R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर, सीधा हम यहां से निकाल सकते हैं। अब आप देखिए यहां से हमें मालूम पड़ रहा है, फेजर डायग्राम से हमें मालूम पड़ रहा है, चाहे इंपीडेंस फेजर डायग्राम से बात करें चाहे वोल्टेज फेजर डायग्राम से बात करें, कि इस केस में केस कौन सा है, XL ग्रेटर देन XC। XL ग्रेटर देन अगर XC है तो सीरीज LCR सर्किट में वोल्टेज जो होता है वो करंट से फाई एंगल से आगे होगा। ये फाई की वैल्यू क्या होगी, ये XL, XC और R की वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो आप देखिए, इट इज क्लियर फ्रॉम वोल्टेज फेजर डायग्राम, इफ XL ग्रेटर देन XC देन वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एंगल फाई। और इसको मैं यूं भी कह सकता हूं, और करंट लैग्स द वोल्टेज बाय एंगल फाई। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, वोल्टेज, इसको ऐसे बोल दो भाई वोल्टेज करंट से फाई एंगल से आगे है, या फिर ये बोल दो कि करंट जो है वो वोल्टेज से फाई एंगल से पीछे है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए, सो करंट इक्वेशन इज गिवन बाय, अब मुझे करंट की इक्वेशन बतानी है, तो करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर वोल्टेज की इक्वेशन V0 sin ओमेगा t है तो करंट की इक्वेशन हो जाएगी I = I0 sin ओमेगा t माइनस फाई। क्या हो जाएगा, I = I0 sin ओमेगा t माइनस फाई, क्योंकि करंट जो है वो फाई एंगल से पीछे है, राइट। अब यहां पर मैं इंपीडेंस फेजर डायग्राम से जो फाई मुझे मिला वोल्टेज फेजर डायग्राम में, वही फाई मुझे यहां भी मिलेगा, राइट। तो चाहे फाई की वैल्यू मैं वोल्टेज फेजर डायग्राम से निकालूं, चाहे फाई की वैल्यू में इंपीडेंस फेजर डायग्राम से निकालूं, दोनों से एक ही वैल्यू मुझे मिलेगी। तो यहां देखिए आप, वोल्टेज फेजर डायग्राम से तो हमने फाई निकाला ही था, यहां पर आप देखिए इंपीडेंस फेजर डायग्राम से मैं निकाल रहा हूं। तो इंपीडेंस फेजर डायग्राम से देखिए tan फाई = क्या हो जाएगा, XL - XC अपॉन R। तो फाई = क्या मिल गया मुझे, XL - XC अपॉन R। तो cos फाई की वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगी, मुझे R/Z के बराबर। तो इस तरह से आप इन सभी वैल्यूज को इंपीडेंस फेजर डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, और इन वैल्यूज को हम वोल्टेज फेजर डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए XL - XC ये क्या होता है, XL - XC को हम बोलते हैं, X जो है यहां पे रिएक्टेंस है, राइट। तो XL - XC यहां पे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट रिएक्टेंस इसको बोलेंगे। अब क्योंकि XL की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्टेंस का नेचर कैसा होगा बच्चों, इंडक्टिव नेचर का। तो यहां पर नेचर ऑफ जो रिएक्टेंस होगा वो कैसा होगा, इंडक्टिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मान लीजिए XL ग्रेटर देन XC है तो रिएक्टेंस जो होगा, रिजल्टेंट रिएक्टेंस XL - XC होगा, और रिएक्टेंस का जो नेचर होगा
वो कैसा होगा, इंडक्टिव नेचर का होगा। तो ये तो हमने फर्स्ट केस में बात की है। अब सेकंड केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर XC ग्रेटर देन XL हो, राइट, तो फेजर डायग्राम में बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा हमने इसके लिए बनाया, बस केवल थोड़ा सा चेंजेस होगा। वो क्या चेंजेस होगा वो हम देखते हैं बच्चों। अब केस सेकंड देखिए बच्चों, केस सेकंड, इफ XL लेस देन XC, राइट, तो I नॉट XL लेस देन I नॉट XC हो जाएगा, और V नॉट L जो है वो लेस देन V नॉट C के बराबर हो जाएगा। फेजर डायग्राम में आप देखिए, क्योंकि यहां पे V नॉट L जो है वो लेस देन V नॉट C है, तो V नॉट L का मैग्नीट्यूड कम है, तो यहां से यहां तक एरो की लेंथ हमने दिखा दी, और V नॉट C का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसके एरो की लेंथ यहां से लेकर यहां तक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब मुझे फेजर डायग्राम की बात करनी है, तो आप देखिए करंट हमने दिखा दिया एक्स एक्सिस पे, V नॉट R जो है वो इसी पर होगा, जहां करंट होगा उसी डायरेक्शन में V नॉट R हो गया, तो ये V नॉट R हो गया यहां से यहां तक का, V नॉट L यहां से यहां तक है, और V नॉट C जो है वो यहां से यहां तक हो गया। अब हम जानते हैं कि V नॉट C जो है वो V नॉट L से ज्यादा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट V नॉट L और V नॉट C का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, V नॉट C माइनस V नॉट L के बराबर। अब हमें V नॉट C माइनस V नॉट L और V नॉट R इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये V नॉट R के बराबर ही है, और ये V नॉट R है, और ये V नॉट C माइनस V नॉट L के बराबर है। तो रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा मुझे, ये रिजल्टेंट मिल गया। इसको मैं क्या बोलूंगा, V नॉट LCR, मतलब सीरीज LCR सर्किट का रिजल्टेंट पीक वोल्टेज। ठीक है बच्चों, अब यहां फेजर डायग्राम से मैं निकालूंगा, तो फ्रॉम फेजर डायग्राम V नॉट LCR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V नॉट R का स्क्वायर हो गया, प्लस V नॉट C माइनस V नॉट L का होल स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब यहां पर V नॉट R की वैल्यू हम जानते ही हैं, क्या हो जाएगा, I नॉट R स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस I नॉट XC माइनस I नॉट XL का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां से मैंने I नॉट को मैंने बाहर लिया, I नॉट स्क्वायर यहां पर है, जब मैं बाहर लूंगा तो I नॉट आएगा, और V नॉट LCR अपॉन I नॉट को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट हो जाएगा। अब यहां पर इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस, आप देखिए XC क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C, तो इसको मैं 1 अपॉन ओमेगा C भी लिख सकता हूं, और माइनस ये हो जाएगा ओमेगा L और इसको स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए V नॉट LCR अपॉन I नॉट किसके बराबर होता है बच्चों, वोल्टेज अपॉन करंट। तो यहां पर ये क्या है, ये सीरीज LCR सर्किट का रिजल्टेंट पीक वोल्टेज है, और ये है पीक करंट। तो इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा, सीरीज LCR सर्किट के रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मतलब इंपीडेंस के बराबर। तो Z यहां पे क्या हो जाएगा, इंपीडेंस ऑफ सर्किट, जिसको मैं Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, या फिर मैं Z इज इक्वल टू यूं भी कह सकता हूं, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC, तो यहां पर XC को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर फेजर डायग्राम से हमें मालूम पड़ रहा है कि जो वोल्टेज है वो करंट से फाई एंगल से पीछे है, राइट। अब उस फाई की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो यहां पर आप देखिए tan फाई इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूं, tan फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा V नॉट C माइनस V नॉट L अपॉन V नॉट R के बराबर होगा बच्चों। अब ये देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं I नॉट XC माइनस I नॉट XL अपॉन ये हो जाएगा I नॉट R। अब I नॉट से I नॉट कैंसिल हो गया, तो यहां पर tan फाई जो है वो आपको मिल जाएगा XC माइनस XL अपॉन R के बराबर, या फिर मैं tan फाई को ऐसे भी लिख सकता हूं, tan फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L अपॉन R के बराबर, ये हो जाएगा। तो इस तरह से मैं यहां से फाई की वैल्यू निकाल सकता हूं, और cos फाई जो होगा, cos फाई मैं सीधा यहां से निकाल सकता हूं। आप देखिए क्या हो जाएगा, cos फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो क्या हो गया हमारे पास V नॉट R, और ये हो जाएगा V नॉट LCR। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो cos फाई की वैल्यू मुझे R बाई Z मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं फाई निकाल सकता हूं। तो यहां पर आप देखिए, इट इज क्लियर फ्रॉम वोल्टेज फेजर डायग्राम, इफ XL लेस देन XC देन वोल्टेज लैग्स द करंट बाय एंगल फाई, मतलब वोल्टेज करंट से फाई एंगल से पीछे होगा, या फिर मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि करंट जो है वो वोल्टेज से
फाई एंगल से आगे होगी। यहां देखिए करंट जो है वो वोल्टेज से फाई एंगल से आगे है, तो इस तरह भी हम इसको कह सकते हैं। तो अब यहां पर मुझे अब करंट की इक्वेशन निकालनी है। वोल्टेज की इक्वेशन हमने क्या लिया था, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। तो करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। फाई एंगल से आगे है तो यहां पर हमने प्लस फाई कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम वोल्टेज की इक्वेशन अगर हमें दी हुई है तो करंट की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। अब यहां पर इंपीडेंस फेजर डायग्राम देखिए। इंपीडेंस फेजर डायग्राम में क्योंकि एक्ससी ज्यादा है तो ये एक्सी हो गया, यहां से यहां तक ये एक्सएल हो गया, आर हमने यहां दिखा दिया ये आर है, और एक्सएल और एक्ससी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अब एक्ससी माइनस एक्सएल, क्योंकि एक्ससी ज्यादा है इसलिए एक्ससी में से एक्सएल को माइनस किया जाएगा। तो एक्ससी माइनस एक्सएल की वैल्यू यहां से यहां तक हो गई, राइट। आर हमारा ये है ही सही, तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम से हम जेड निकाल सकते हैं। तो इंपीडेंस फेजर डायग्राम से हमें सीधा क्या मिल जाएगा, Z मिल जाएगा। तो Z आप देखिए यहां पे अगेन वही Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट हो गया। tan फाई इज इक्वल टू, हम इंपीडेंस फेजर डायग्राम से भी tan फाई निकाल सकते हैं। tan फाई इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल अपॉन आर के बराबर, ये हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, और कॉस फाई की वैल्यू हम जानते ही है यहां से आर बाई जेड। तो इंपीडेंस फेजर डायग्राम से हम कॉस फाई और tan फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां देखिए इन दिस केस, राइट, कब, जब एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल है तो रिजल्टेंट रिएक्टेंस ये हो जाएगा, राइट, और किसके बराबर होगा, एक्सी माइनस एक्सएल के बराबर। और नेचर कैसा हो जाएगा बच्चों, कैपेसिटिव नेचर, क्योंकि एक्ससी यहां पर एक्सएल से ज्यादा है तो रिजल्टेंट रिएक्टेंस का जो नेचर होगा वो कैपेसिटिव नेचर का होगा। अब केस थर्ड आप देखिए, केस थर्ड में अगर एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू बराबर है तो आई नॉट एक्सएल इज इक्वल टू आई नॉट एक्ससी होगा। तो इसका मतलब वी नॉट एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट सी के बराबर। मतलब एल पर जो वोल्टेज आ रहा है और सी पर जो वोल्टेज आ रहा है उसकी वैल्यू सेम होगी। तो फेजर डायग्राम जब हम बनाएंगे, वोल्टेज फेजर डायग्राम आप देखिए, यहां पर हमने ये वी नॉट एल है, तो वी नॉट एल और वी नॉट सी बराबर है, तो यहां से यहां तक का लेंथ और यहां से यहां तक का लेंथ बराबर होगा। वी नॉट आर को हमने करंट के अलोंग दिखा दिया, ठीक है। अब इन दोनों का इफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट एल और वी नॉट सी का इफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा हमारे पास, वी नॉट आर ही बचेगा। और वी नॉट आर और करंट सेम फेज में है, राइट। अब आप देखिए यहां पे हमें इंपीडेंस निकालना है इस केस में, तो वी नॉट एल सी आर इज इक्वल टू वी नॉट बोल सकता हूं मैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए ये दोनों बराबर है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, वी नॉट एल सी आर इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, वी नॉट आर के बराबर। और वी नॉट आर को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, आई नॉट आर के बराबर। तो वी नॉट एल सी आर इज इक्वल टू ये हो गया। तो नेक्स्ट में आप देखिए वी नॉट एल सी आर अपॉन आई नॉट किसके बराबर, आर के बराबर। और वी नॉट एल सी आर अपॉन आई नॉट जो है वो जेड के बराबर भी होता है। क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए वी नॉट एल सी आर का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय आई नॉट हमने किया, तो क्या होगा वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के बराबर। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, Z। तो यहां पर एक तरह से Z जो है वो R के बराबर हो जाएगा, कब, जब XL इज इक्वल टू XC हो। तो यहां पे ध्यान रखना है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जब XL इज इक्वल टू XC होता है तो उस समय जो इंपीडेंस होता है सर्किट का, सीरीज LCR सर्किट का जो इंपीडेंस है वो किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के बराबर, और मिनिमम इंपीडेंस होगा। जब इंपीडेंस मिनिमम होगा तो डेफिनेटली करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो इस केस में करंट जो है वो मैं बोल सकता हूं मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम करंट, ठीक है। अब इक्वेशन आपको यहां पे क्या हो जाएगी, करंट की इक्वेशन, वोल्टेज की इक्वेशन तो हमने क्या लिया था, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक तरह से जब इंपीडेंस R के बराबर हो गया तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गया, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फाई कितना होता है बच्चों, 0 के बराबर। तो यहां पे फाई जो है आप देखिए यही रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया और ये करंट है ही सही सेम डायरेक्शन में, क्योंकि इनका इफेक्ट हो गया कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, 0। तो अगर वोल्टेज की इक्वेशन हमने लिया है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर मिलेगा,
ठीक है। अब यहां पर आप देखिए इंपीडेंस फेजर डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो इंपीडेंस फेजर डायग्राम में आप देखिए ये एक्सएल हो गया, ये एक्सी हो गया। एक्सएल और एक्सी बराबर है, इधर हम दिखाएंगे आर को हम ध्यान रखना है बच्चों, आर को एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, एक्सएल को हम पॉजिटिव वाई पे दिखाते हैं और एक्ससी को हम नेगेटिव वाई पर दिखाते हैं। तो एक्सएल और एक्ससी का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका इफेक्ट तो खत्म हो गया। तो रिजल्टेंट जो इंपीडेंस हमें मिला वो किसके बराबर मिलेगा, आर के बराबर। और यहां पे tan फाई जो होगा, tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, 0 के बराबर। तो फाई क्या हो गया बच्चों, 0। और फाई जब 0 हुआ तो cos फाई की वैल्यू हम बोलते हैं r बाई जेड। तो यहां पर आप देखिए, और यहां पर z की वैल्यू भी r है, तो एक तरह से cos फाई इज इक्वल टू मैं 1 कह सकता हूं, राइट। अब क्योंकि XL इज इक्वल टू XC है और रिजल्टेंट रिएक्टेंस किसके बराबर होता है, XL माइनस XC भी बोल सकता हूं और XC माइनस XL भी बोल सकता हूं, जो भी ज्यादा है उसमें से माइनस कर देंगे। लेकिन यहां पे क्योंकि दोनों ही बराबर है तो रिजल्टेंट रिएक्टेंस कितना मिलेगा मुझे, 0 के बराबर मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। तो इस तरह से हम यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब यहां देखिए, इन दिस केस द गिवन LCR सर्किट इज इक्विवेलेंट टू अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ये एक तरह से किसकी तरह बिहेव करेगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। यहां इस केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होगा तो इसका मतलब फाई जो होगा, फेज डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और इन दिस कंडीशन सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस। यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर XL इज इक्वल टू XC है तो सर्किट किस में है, रेजोनेंस की कंडीशन में। तो ध्यान रखना है बच्चों, रेजोनेंस के लिए, सीरीज LCR सर्किट में रेजोनेंस के लिए क्या जरूरी है, XL इज इक्वल टू XC जरूरी है, राइट। तो हमारे पास यहां देखिए रेजोनेंस के केस में आप देखिए Z जो है वो तो मिनिमम हो जाएगा और करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, राइट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिसको मैं ओमेगा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये तो रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है अगर आपको, तो हम जानते हैं रेजोनेंस के केस में क्या होता है बच्चों, XL इज इक्वल टू XC होता है, राइट। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, XL इज इक्वल टू XC है तो XL को मैं लिख सकता हूं ओमेगा आर एल और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा आर सी के बराबर। अब ओमेगा आर की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट एल सी। अब ओमेगा आर यहां पर क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एट रेजोनेंस। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर मैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखूं तो 2 पाई एफ आर हो जाएगा। तो 2 पाई एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल सी के बराबर। तो यहां पर मैं एफ आर अगर निकालूं तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी के बराबर। तो एफ आर तो क्या हो गया बच्चों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा आर क्या हो गया, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही है बात। अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है आपको, एक सर्किट है, एक सर्किट में एल सी और आर तीनों दिए हुए हैं। अब अगर मान लीजिए जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, किसकी फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी। अगर अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ये है 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी, तो इसका मतलब डेफिनेटली XL इज इक्वल टू क्या होगा, XC होगा। मतलब सर्किट किस में होगा, रेजोनेंस में होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने एक सीरीज LCR सर्किट में 3 केस हमने डिस्कस किए। तो एग्जाम में यहां से बच्चों क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हमने सीरीज LCR सर्किट पढ़ा है और सीरीज LCR सर्किट पर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यहां पर आप देखिए एक सर्किट आपको दिया हुआ है जहां पर जो वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज है, उसकी RMS वैल्यू है वो है 100 वोल्ट के बराबर। RMS वैल्यू आपको गिवन है 100 वोल्ट, ठीक है। L पर वोल्टेज जो है वो V1 बता रहा है, C पर जो वोल्टेज है उसको हमने V2 से दिखाया है, और L और C का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसको हमने V4 से दिखाया है, राइट। और R पर जो वोल्टेज है उसको हमने V3 से दिखाया है, राइट। तो क्वेश्चन आप देखिए, इन द गिवन सर्किट रीडिंग्स ऑफ वोल्टमीटर V1 मतलब L पर वोल्टेज। अब वोल्टमीटर कौन सी रीडिंग मेजर करता है एसी में, RMS वैल्यू।
इसका मतलब V1 जो है वो 50 वोल्ट है और वो RMS वैल्यू है वो 50 वोल्ट है और वो RMS वैल्यू है बच्चों, ठीक है ना। एंड V1 एंड V2 आर 50 वोल्ट एंड 20 वोल्ट, ठीक है। तो एक तरह से आपको कुछ नहीं बोला गया है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वैल्यूज कौन सी होंगी, RMS वैल्यू होंगी। तो यहां देखिए V1 मतलब एक तरह से हम यहां कह सकते हैं V1 मतलब मैं VL भी बोल सकता हूं, VL मतलब L पर RMS वोल्टेज वो कितना दिया हुआ है आपको 50 वोल्ट के बराबर, ठीक है। ऐसे ही V2 जो है वो C पर वोल्टेज है, तो V2 इज इक्वल टू VC कह सकता हूं, वो है 20 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड रीडिंग V3 एंड V4 इफ द इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ AC सोर्स इज 100 वोल्ट। इफेक्टिव वोल्टेज का मतलब क्या हो गया बच्चों, RMS वैल्यू। अब आप देखिए, हम जानते हैं कि L पर जो वोल्टेज होता है और C पर जो वोल्टेज होता है वो अपोजिट नेचर के होते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो फेजर डायग्राम में हम L को किधर दिखाते हैं बच्चों, यहां पर। ये मैं फेजर डायग्राम अगर बनाऊं तो L को दिखाते हैं हम इस जगह पर, ऊपर ये VL हो गया, राइट। और यहां पर हम दिखाते हैं VR और यहां आ जाएगा VC। अब हमें यहां पर जो वोल्टमीटर लगाया हुआ है V4 वो L और C के बीच में यहां लगाया हुआ है। इसका मतलब ये L और C का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो L और C का रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि VL की वैल्यू ज्यादा है VC की वैल्यू कम है, तो VL माइनस VC। तो एक तरह से V4 की अगर मैं बात करूं तो V4 जो होगा वो जाएगा VL माइनस VC, या फिर मैं इसको VLC रिजल्टेंट भी बोल सकता हूं, राइट। और किसके बराबर हो जाएगा 50 माइनस 20 यानी कि 30 वोल्ट, ठीक है बच्चों। या इसको मैं यूं भी दिखा सकता हूं, ये रिजल्टेंट हो गया, ये VL में से VC माइनस हो गया, तो ये जो चीज है वो VL माइनस VC आपको मिल गया। और कितना मिला, ये 30 वोल्ट के बराबर। अब मुझे निकालना है V3 मतलब R पर कितना वोल्टेज होगा, R के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। तो अगर मान लीजिए रिजल्टेंट वोल्टेज आपको दिया हुआ है, RMS वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट। तो यहां पर आप देखिए इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो V RMS इज इक्वल टू रिजल्टेंट इफेक्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा, रूट ऑफ क्या होता है बच्चों VR स्क्वायर प्लस यहां आ जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर। हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर मान लीजिए हम पीक वोल्टेज ले रहे हैं तो सारी वैल्यूज पीक में होंगी, और अगर हम RMS वैल्यूज ले रहे हैं तो सारी वैल्यूज जो है वो RMS होगी। तो यहां पर आप देखिए VRMS जो है वो हमारे पास कितना है 100 के बराबर। तो VRMS तो मैंने यहां लिख दिया 100 इज इक्वल टू रूट ऑफ VR हमें निकालना है प्लस यहां पर आप देखिए VL माइनस VC यानी कि 50 माइनस 20 का होल स्क्वायर। तो यहां पे 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस 30 बचेगा, तो ये हो जाएगा 900 रूट ऑफ दिस, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस 900। यहां से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके VR की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से एक क्वेश्चन तो ये हमने देखा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं सीरीज LCR सर्किट पर। ये देखिए यहां पर सीरीज LCR सर्किट आपको दिया हुआ है, AC वोल्टेज लगाया हुआ है, L की वैल्यू आपको गिवन है 10 मिली हेनरी, C दिया हुआ है आपको 200 माइक्रोफैरेड और R दिया हुआ है आपको 50 ओम। क्वेश्चन क्या है, in the given circuit if potential difference across resistance R is 50 volt, potential difference across resistance R, ये कौन सा पोटेंशियल है नहीं दिया हुआ, मतलब इफेक्टिव वोल्टेज R पर इफेक्टिव वोल्टेज मतलब RMS वैल्यू। तो यहां पर जो आपको दिया हुआ है VR मतलब RMS वैल्यू वो है 50 वोल्ट के बराबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी यानी कि F दिया हुआ है आपको 50 हर्ट्ज। ध्यान रखना बच्चों, हम पहले भी बात कर चुके हैं, हर्ट्ज का मतलब हमें F दिया हुआ है, और अगर यूनिट फ्रीक्वेंसी की रेडियन पर सेकंड है तो मतलब हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया हुआ है, राइट। देन फाइंड द वोल्टेजेस अक्रॉस L एंड C, L और C के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। ऑल्सो फाइंड इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ द सोर्स,
राइट, इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ द सोर्स निकालना है। अब पहली बात तो आप ये देखिए, ये सीरीज एलसीआर जो सर्किट है, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 वोल्ट, ठीक है, और करंट की वैल्यू सीरीज में सेम होती है। तो करंट चाहे मैं इसमें निकालूं, जो इसमें करंट होगा वही पूरे सर्किट में भी होगा। तो यहां पर आप देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर के बराबर। अब यहां पे अगर मैंने वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू लिया है तो मुझे करंट भी क्या मिलेगा, आरएमएस मिलेगा। तो आई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, वी आर की वैल्यू हमारे पास कितना है, वी आर है 50, राइट, और आर दिया हुआ है आपको 50, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 एम्पियर के बराबर। करंट कितना मिल गया आपको, 1 एम्पियर, ठीक है। अब करंट हमने निकाल लिया 1 एम्पियर, अब हमें क्या निकालना है, एल और सी के अक्रॉस, एल और सी के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। तो वी एल इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, आई इंटू एक्सएल, राइट, और इसको मैं कह सकता हूं आई इंटू एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इंटू एल, और इसको हम यूं भी कह सकते हैं आई इंटू 2 पाई एफ इंटू एल। तो यहां देखिए आई की वैल्यू तो 1 है हमारे पास, इंटू करंट हमें मिल गया 1 एम्पियर, ठीक है, 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 10 मिली हेनरी। तो इसको मैं लिखूंगा 10 इंटू 10 की पावर -3। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे वोल्ट में आंसर मिल जाएगा, VL की वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे निकालना है VC, तो VC आप देखिए VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, I इंटू XC, राइट। तो I XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C, या फिर ये हो जाएगा I अपॉन 2 पाई F इंटू C के बराबर। I की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू एफ कितना है 50 इंटू ये हो जाएगा 200 माइक्रोफेरेड, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें VC मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब फाइंड इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ द सोर्स। अब इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ द सोर्स हमें निकालना है, तो VR हमें मालूम है, VL हमें मालूम हो गया और VC हमें मालूम पड़ गया। तो इफेक्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इफेक्टिव यानी कि VRMS वैल्यू, VRMS वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस, अब इनमें से जो भी ज्यादा होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर, और इसका रूट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ द सोर्स मिल जाएगा। हाँ बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे AC पर, ऑल्टरनेटिंग करंट पर कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और हम कंपेयर करेंगे कि किस तरह से DC सर्किट और AC सर्किट में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर मैं DC सर्किट की बात करूं तो आप यहाँ देखिए, ये एक DC सर्किट है, इसमें हमने रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस मैंने लगा दिए और मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और ये V वोल्ट की बैटरी है, राइट। मैंने इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं, इसको हम R3 मान लेते हैं। अब क्योंकि DC में करंट की डायरेक्शन फिक्स होती है इसलिए हम करंट दिखा सकते हैं, लेकिन हम AC में करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन AC में फिक्स नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए करंट करंट फ्लो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं रेजिस्टेंस R1 पे बात करूँ तो यहाँ पर V1 वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर V2 वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर V3 वोल्टेज आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं टोटल करंट निकालूंगा। तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे बच्चों, टोटल वोल्टेज कितना है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट यहाँ पे आ जाएगा I इज इक्वल टू V, तो टोटल वोल्टेज हो गया अपॉन R1, सीरीज में है तो रेजिस्टेंस सब जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास करंट की वैल्यू, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझे वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है तो V1 कैसे निकालेंगे, V1 इज इक्वल टू I R1, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। V2 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों I और R2, और V3 इज इक्वल टू हो जाएगा I और R3 के बराबर, ठीक है। अब मैं AC सर्किट की बात कर रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये सीरीज LCR सर्किट है और मैंने इसको ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो है वो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t है, और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है।
इसको हमने बोल दिया L, इसको बोल दिया हमने C, इसको बोल दिया हमने R। करंट की डायरेक्शन हम AC में नहीं दिखाते हैं क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है वो फिक्स नहीं होती। अब इस पे जो वोल्टेज आ रहा है उसको हम बोलेंगे VL, इस पे वोल्टेज आएगा VC, इस पर वोल्टेज जो आएगा उसको हम बोलेंगे VR। अब मुझे इसमें टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट क्या होगा बच्चों? टोटल करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो मुझे करंट कौन सा निकालना है? RMS करंट निकालना है, या मुझे पीक करंट निकालना है, या मुझे इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है? तो जनरली अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं बोला गया है, टोटल करंट बस आपको निकालना है, तो इसका मतलब हमें RMS करंट निकालना है। तो RMS करंट निकालने के लिए हमें वोल्टेज भी RMS चाहिए, तो टोटल करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? IRMS इज इक्वल टू, राइट, RMS वोल्टेज, तो RMS वोल्टेज क्या हो जाएगा? VRMS अपॉन, क्योंकि टोटल करंट निकालना है तो मैं पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस लूंगा, और टोटल रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। तो मैं यहां से Z से डिवाइड कर दूंगा। अब मुझे यहां पे इक्वेशन दी हुई है, तो आप देखिए पीक वोल्टेज हमारे पास क्या है? V0। तो VRMS अगर मुझे निकालना है बच्चों तो मैं कैसे निकालूंगा? V0 बाय √2 से निकालूंगा। तो VRMS हमें मिल गया, राइट। यहां पे VRMS में जब मैं Z से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। अब हमारी प्रॉब्लम है Z की, तो Z की प्रॉब्लम कैसे निकालें? Z को कैसे सॉल्व करें? तो Z इज इक्वल टू हम जानते हैं, यहां पर अगर L, C और R दिया हुआ है तो Z हमने निकाला है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? √R² प्लस XL माइनस XC होगा या XC माइनस XL होगा, ये डिपेंड करेगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। मैं मान लेता हूं XL ग्रेटर देन XC है, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? R² प्लस XL को मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए ओमेगा क्या है? ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी हमने वोल्टेज के लिए वही ओमेगा है, राइट। L और C की वैल्यू आपको दी हुई रहेगी, उससे मैं क्या निकाल सकता हूं? Z निकाल सकता हूं। अब अगर मान लीजिए मुझे यहां पर, तो हमने Z निकाल लिया है, Z निकालकर हमने करंट की वैल्यू, RMS करंट की वैल्यू निकाल ली है। अब मुझे इस पर RMS वोल्टेज चाहिए, राइट। तो RMS वोल्टेज कैसे निकालेंगे? VL RMS। तो मुझे करंट लेना पड़ेगा IRMS, जो हमने यहां से निकाला है, क्योंकि करंट तो तीनों में ही सेम होगा। तो अब IRMS को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? XL से। तो इसके ऊपर मुझे RMS वोल्टेज मिल जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे VC RMS निकालना है, तो IRMS इंटू मैं XC कर दूंगा। अगर मान लीजिए मुझे VR RMS निकालना है, तो मैं यहां लिखूंगा IRMS, और ये हो जाएगा R। अगर मान लीजिए मुझे इन्हीं पर पीक वोल्टेज निकालना होगा, तो पीक वोल्टेज निकालने के लिए क्या हो जाएगा? V0L, यानी कि L पर पीक वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चों? I0 इंटू XL। ठीक है बच्चों, अब यहां पर XL, XC और R की वैल्यू हमें मालूम रहेगी। XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, और ओमेगा मुझे यहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे करंट की इक्वेशन निकालनी है, तो करंट की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे फेजर डायग्राम मालूम होना चाहिए, राइट। फेजर डायग्राम की हेल्प से मैं करंट की इक्वेशन निकालूंगा। अब अगर सपोज मान लीजिए XL ग्रेटर देन XC है, मान लीजिए XL ग्रेटर देन XC है, तो XL ग्रेटर देन XC, तो फेजर डायग्राम हम बड़े आराम से बना सकते हैं। आप देखिए कैसे बनाएंगे। ये तो हो गया है, ये हो जाएगा R हमारे पास, ये हो जाएगा XL, ये हो जाएगा XC, राइट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? XL माइनस XC के बराबर। ठीक है, इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो ये मिल गया हमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास Z, और ये हो जाएगा हमारे पास phi, राइट। तो आप देखिए अगर XL ग्रेटर देन XC है तो यहां पर क्या होगा? करंट यहां पर phi जो हमने निकाला है, राइट। अगर XL ग्रेटर देन XC है तो इसका मतलब L पर वोल्टेज C पर वोल्टेज से ज्यादा होगा। इसका मतलब वोल्टेज जो है वो करंट से phi एंगल से आगे होगा। वोल्टेज अगर मान लीजिए करंट से phi एंगल से आगे है, तो यहां मैं यूं भी कह सकता हूं कि करंट जो है वो वोल्टेज से phi एंगल से पीछे होगा। तो आप यहां देखिए, हम यहां पर करंट की इक्वेशन निकालेंगे तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t माइनस phi से निकाल सकते हैं। phi की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो phi की वैल्यू आप देखिए tan phi इज इक्वल टू, यहां से हम निकाल लेंगे, ये XL माइनस XC हो गया, XL माइनस XC अपॉन R से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है इन दोनों के बीच में, तो L और C के बीच में रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना, तो हम जानते हैं बच्चों कि L और C पर जो वोल्टेज होता है वो ऑपोजिट नेचर का होता है।
मतलब L पर जो वोल्टेज हम दिखाते हैं वो पॉजिटिव वाई पे दिखाते हैं और C पर जो वोल्टेज दिखाते हैं वो नेगेटिव वाई पे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है मुझे। तो क्या, सपोज मान लीजिए मैं वोल्टमीटर को यहां लगा देता हूं, तो क्या मेजर करेगा वो? वोल्टमीटर जो है वो RMS वैल्यू मेजर करता है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसका जो रिजल्टेंट मुझे मिलेगा या वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा वो कितनी देगा? VL RMS माइनस VC RMS के बराबर, राइट। अगर मान लीजिए मुझे पूरा यहां से यहां तक का रिजल्टेंट निकालना है, राइट, इसके और इसके बीच का, तो हमारे पास फार्मूला होता ही है, क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वोल्टेज V इज इक्वल टू रूट ऑफ, क्या हो जाएगा? V R पर जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये रिजल्टेंट आ जाएगा यहां से यहां तक का। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर ध्यान रखना है बच्चों कि डीसी में तो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कोई बैटरी लगाई है तो सीधा इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर हो जाएगा? रिजल्टेंट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहां पर हम फेजर डायग्राम की हेल्प से रिजल्टेंट वोल्टेज को निकालते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसमें? डीसी में और एसी में। नेक्स्ट है बच्चों वेरिएशन ऑफ जेड विद एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ इंपीडेंस में किस तरह से वेरिएशन होगा सीरीज एलसीआर सर्किट में, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप देखिए ये एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, Z जो है इंपीडेंस दिया हुआ है, इधर फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, और इंपीडेंस का जो फॉर्मूला होता है सीरीज LCR सर्किट में वो होता है Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL माइनस XC होगा या XC माइनस XL होगा, ये डिपेंड करेगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, राइट। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसमें से हम कम वाले को माइनस कर देंगे। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है बच्चों? फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो उस वोल्टेज की है या करंट की है जो हमने अप्लाई किया है। अप्लाइड वोल्टेज और अप्लाइड करंट की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को, अप्लाइड वोल्टेज और अप्लाइड करंट की फ्रीक्वेंसी को जैसे हम चेंज करेंगे वैसे वैसे इंपीडेंस भी चेंज होगा, क्योंकि एक्सएल जो होता है, एक्सएल होता है बच्चों ओमेगा एल के बराबर, और XC जो होता है वो 1/ओमेगा C के बराबर होता है। तो जैसे से हम अप्लाइड वोल्टेज की एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे वैसे वैसे एक्सएल चेंज होगा और XC चेंज होगा। तो यहां पर आप देखिए जैसे से फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के साथ साथ पहले आप देखिए इंपीडेंस जो है वो कम हो रहा है, राइट। फिर जैसे ही हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, और ये जो मिनिमम इंपीडेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? सीरीज LCR सर्किट का जो रेजिस्टेंस है R उसके बराबर हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद अगर मैं और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं तो इंपीडेंस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, राइट। तो क्या हो जाएगा? एज F इंक्रीजेज Z फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। ऐसा क्यों होता है बच्चों? आप ये देखिए Z की वैल्यू हमने ली है, Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है जीरो से, जब वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की तरफ जाता है, ठीक है, तो XL माइनस XC की वैल्यू जो है, XL माइनस XC की वैल्यू ये कम होती है। कम होने की वजह से Z जो है वो डिक्रीज होगा। और जैसे ही हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद आगे बढ़ते हैं तो XL माइनस XC का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाता है, इसलिए Z जो है वो भी बढ़ेगा। अब क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, XL और XC की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, इसलिए Z में चेंज होता है। ऐसा क्यों होगा इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो जो ग्राफ है सीरीज LCR सर्किट के लिए Z और F के बीच का ग्राफ है, राइट। अब हम करंट के लिए बात करें तो करंट का ग्राफ जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो आप देखिए नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी। यहां पर आप देखिए अगर मैं कंपेयर करूं Z, अगर मान लीजिए Z का ग्राफ अगर इस तरह का है
तो करंट का ग्राफ इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब इसको जस्ट हमने उल्टा कर दिया। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है बच्चों, Z मतलब इंपीडेंस, इंपीडेंस मतलब एक तरह से सर्किट का रेजिस्टेंस, वो क्या हो रहा है, कम। तो कम हो रहा है तो करंट जो है वो बढ़ रहा है। फिर यहां पर आप देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इंपीडेंस क्या हो गया, मिनिमम, इंपीडेंस मिनिमम तो करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। ठीक है, और उसके बाद अब आप देखिए इंपीडेंस बढ़ रहा है तो इंपीडेंस बढ़ेगा तो करंट जो है वो कम हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये सीरीज LCR सर्किट में करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है। ये ग्राफ आपको याद भी रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में ये ग्राफ जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर, किस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर पहले Z डिक्रीज होगा और फिर उसके बाद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद फिर Z जो है वो इंक्रीज होगा। इसको हम एक ग्राफ से समझेंगे बच्चों। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एट रेजोनेंस इंपीडेंस ऑफ द सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज मिनिमम एंड करंट इज मैक्सिमम, सो इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट के सॉल्व होंगे। ग्राफ बिटवीन R, XL, XC एंड Z विद F के साथ रिलेशन। सबसे पहले तो आप देखिए R जो है मतलब सर्किट का जो रेजिस्टेंस है R, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। आप वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी को कितना भी चेंज कर दो, रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। तो फ्रीक्वेंसी आप देखिए बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है सर्किट का, राइट। अब यहां पर आप देखिए एक्सेल का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ। तो यहां पर हम जानते हैं कि एक्सेल जो होता है वो ओमेगा एल होता है और ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई एफ एल। तो एक्सेल जो यहां पर हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू एफ होगा। तो आप देखिए जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्सेल बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, यहां पर आप देखिए एक्स की अगर मैं बात करूं तो एक्स जो होता है वो होता है 1/2 पाई एफ और सी के बराबर, या 1/ω_c भी हम बोल सकते हैं। अब क्योंकि एक्सेल और एक्स का नेचर ऑपोजिट होता है तो एक्सेल को हम जनरली पॉजिटिव वाई पे दिखाते हैं और एक्स को हम नेगेटिव वाई पर दिखाते हैं। तो आप ये देखिए फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एक्स की जो वैल्यू है वो कम होगी। तो आप देखिए एक्स की वैल्यू कम हो रही है। यहां पर अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बात करूं तो एक्स की वैल्यू ये है, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे यहां पर एक्स हो गया। अगर मैं इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बात करूं तो एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी। इस तरह से ये एक्स की वैल्यू जो है वो कम हो रही है जब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं। अब आप देखिए यहां पर जब फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होती है, वोल्टेज या करंट की फ्रीक्वेंसी जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होती है, सपोज मान लीजिए मैं यहां पे बात कर रहा हूं, यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, तो एक्सेल की मैं अगर बात करता हूं तो एक्सेल मुझे ये मिलेगा बच्चों, ये एक्सेल की वैल्यू होगी यहां से यहां तक, ये एक्सेल की वैल्यू, और यहां से यहां तक जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मुझे मिलेगी एक्स की, राइट। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की तरफ मैं जा रहा हूं तो आप देखिए एक्सेल की वैल्यू बढ़ रही है और एक्स की वैल्यू कम हो रही है। जब एक्सेल की वैल्यू बढ़ रही है और एक्स की वैल्यू कम हो रही है तो जेड का फॉर्मूला हमारे पास होता है √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जैसे जैसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे वैसे वैसे एक्सएल और एक्स का जो डिफरेंस है बच्चों वो कम होता जाएगा। जब डिफरेंस कम होगा तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, z की वैल्यू जो है वो कम होगी। और जैसे ही हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाएंगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, मतलब ये तो वैल्यू एक्सएल की हो गई और ये जो वाली वैल्यू है वो एक्सी की हो गई। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्ससी जो है वो बराबर हो जाएंगे। जब एक्सएल और एक्सी की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो z किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर, और वो मिनिमम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की तरफ चलते हैं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की तरफ हम चलेंगे तो एक्सएल और एक्ससी का जो डिफरेंस है वो कम होगा, राइट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे वो डिफरेंस 0 के बराबर हो जाएगा। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद अगर हम बात करें, सपोज मान लीजिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो यहां पर आप देखिए आप एक्सएल की वैल्यू तो ये हो गई बच्चों और एक्ससी की वैल्यू ये हो गई। अब जो है आगे हम बढ़ेंगे
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद तो एक्सएल और एक्ससी का डिफरेंस बढ़ेगा। जब एक्सएल और एक्ससी का डिफरेंस बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो जेड की वैल्यू भी बढ़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? राइट। अब यहां पर आप देखिए, अगर मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे बात करूं, अगर मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे बात करूं तो एक्ससी की वैल्यू ज्यादा होती है और एक्सएल की वैल्यू कम होती है। राइट? सपोज मान लीजिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये है, मैं यहां कहीं बात कर रहा हूं, तो एक्स सी तो आप देखिए ये हो जाएगा और एक्सएल हमारा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है तो उस केस में, राइट, अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है तो उस केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा होगी। इसका मतलब सर्किट का जो नेचर होगा, या सर्किट का जो हम कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंस का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? कैपेसिटी होगा। ठीक है बच्चों? अब अगर मान लीजिए मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ही बात करूं तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो गया। जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो गया है तो जेड इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा। तो सर्किट जो है वो प्योर रेजिस्टिव हो जाएगा। और अगर मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद अगर बात करता हूं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद क्या होगा? आप देखिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो एक्सएल की वैल्यू ज्यादा होगी, एक्ससी की वैल्यू कम होगी। तो डिफरेंस क्या हो रहा है? डिफरेंस बढ़ रहा है। जब डिफरेंस बढ़ रहा है तो जेड की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन अब जो सर्किट का जो नेचर होगा, या हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंस का जो नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा बच्चों? यहां देखिए, इंडक्टिव नेचर का। तो ध्यान रखना है आपको, अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है वोल्टेज या करंट की, तो रिएक्टेंस कैपेसिटिव नेचर का होता है। अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी है, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर ही है, राइट, तो उस कंडीशन में प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा। एलसीआर सर्किट जो है वो प्योर रेजिस्टिव हो जाएगा। और अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी इस तरह से दी हुई है कि वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो उस केस में एक्सएल की वैल्यू एक्ससी से ज्यादा होगी और रिजल्टेंट रिएक्टेंस जो है वो कैसा हो जाएगा? इंडक्टिव नेचर का हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, और यहां से हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, स्टार्टिंग में डिफरेंस जो है वो कम हो रहा है, डिफरेंस कम होने से इंपीडेंस जो है वो कम हो रहा है। मिनिमम कितना हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर होगा, इसलिए यहीं से ग्राफ वापस ऊपर उठेगा। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, और डिफरेंस बढ़ेगा तो वापस जेड इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं, एक तो सर्किट का नेचर मालूम कर सकते हैं, मतलब रिएक्टेंस का नेचर क्या होगा वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज पर नेचर जो है सर्किट का वो कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है या प्योर रेजिस्टिव है। ठीक है बच्चों?